भारत का डिफेंस प्रोफाइल पिछले चंद सालों में बहुत बड़ा है। डिफेंस प्रोफाइल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत अब मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्टर बन रहा है जब से भारत की सरकार ने मेक इन इंडिया पे एक थ्रस्ट दिया है। लेकिन भारत हमेशा से एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को मैनेज करने के लिए एक पोजीशन का प्रयोग करता था जिसका नाम था डिफेंस अटैची। डिफेंस अटैचीज़ जो होते हैं ये भारत की एम्बेसीज़ में विदेशों में पोस्टेड होते हैं। जनरली डिफेंस अटैचीज़ मिलिट्री के अधिकारी ही होते हैं। कई बार इंटेलिजेंस के अधिकारी डायरेक्टली भी पोस्ट किए जाते हैं, पर ज़्यादातर मिलिट्री के अधिकारी होते हैं। लेकिन डिफेंस अटैचीज़ पिछले कई सालों से उनके अंदर एक बदलाव देखने को मिला है। बदलाव क्या है? वो बदलाव को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिफेंस अटैचीज़ पहले कैसे हुआ करते थे। 1960-70 के दशक से भारत डिफेंस अटैचीज़ अपनी तरफ से दूसरे एम्बेसीज़ में, खास करके जो हमारी एम्बेसीज़ बाहर हैं, वहाँ पर पोस्ट करा करता था। उस समय हमारा उद्देश्य केवल ये होता था कि उस एम्बेसी में जहाँ पर भी भारत का एक डिफेंस अटैची पोस्टेड होगा, मान लीजिए कि भारत और रूस के बीच में हमारी एम्बेसी है। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने डिफेंस अटैचीज़ को अपने मॉस्को की एम्बेसी में पोस्ट किया हुआ था। उस समय हमारा उद्देश्य ये होता था कि जितने भी ये डिफेंस अटैचीज़ हैं, ये भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, उन इक्विपमेंट्स को वो स्टडी करें, उन इक्विपमेंट्स को वो लोग समझें और उन इक्विपमेंट्स के बेसिस पे भारत के साथ उस देश के डिफेंस लेवल पर एक ट्रेड के कॉन्सेप्ट को ओपन करें, ताकि भारत व्यापार के तहत उन देशों से वो डिफेंस प्रोडक्ट अपनी सुरक्षा के लिए खरीद पाए। जैसे जैसे शीत युद्ध खत्म हुआ, उस समय से भारत की जितनी भी डिफेंस इंडस्ट्री थी वो डाइवर्सिफाई होने लगी। यानी कि हम लोग अगर यदि पहले सारे डिफेंस के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर सिर्फ रूस से खरीदा करते थे, तो शीत युद्ध खत्म होने के बाद हमने नए प्लेयर्स को इनकॉर्पोरेट करा। अमेरिका उसमें से एक था। अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दूसरा प्लेयर जो आया वो बेसिकली इजराइल था। फिर फ्रांस आया, ब्रिटेन आया, जर्मनी आया। आज की डेट में कई ऐसे देश हैं, बहुत सारे, जो हम कहते हैं बास्केट ऑफ कंट्रीज़ की एक पूरी बास्केट है, जिसमें बहुत सारे टोकरे में देश हैं जिनसे हम कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं। शीत युद्ध के बाद जो डिफेंस अटैचीज़ थे, उनके ओवरऑल पोजीशन में बदलाव कुछ ऐसा देखने को मिला कि अब ये डिफेंस अटैचीज़ एक नया रोल प्ले करने लग गए थे। अब सिर्फ खरीद फरोख्त वाला मामला नहीं था। अब हमारा उद्देश्य ये होता था कि हम उन देशों के साथ, जिनके साथ भी हम लोग अपने डिफेंस अटैचीज़ को भेजकर कुछ व्यापार करने की सोच रहे थे, हम चाहते थे कि वो हमारे डिफेंस अधिकारियों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत यदि मान लीजिए अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को अगर उनके देशों में भेजे, तो वो एडवांस्ड लेवल के ट्रेनिंग मॉड्यूल जो उनके सेनाओं को मिलते हैं वो हमारे अधिकारियों को भी मिलें। तो उस समय ऐसा बोला जाता है कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बना, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे डिफेंस अटैचीज़ के कॉन्सेप्ट में। साथ साथ जैसे जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई, उसी समय डिज़ास्टर रिस्पॉन्स की कोई आपदा यदि आ जाए तो दूसरे देशों के साथ जो आपदा होती है, उन आपदाओं को मिटिगेट करने के लिए भी हमने तौर तरीकों को और एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करी। जैसे 2002-2004 इन टाइप के पीरियड्स में जब आप देखते हैं कि किसी भी प्रकार की आपदा आती है, सुनामी आता है, फ्लड्स आते हैं, भारी बारिश होती है, किसी अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस केस में हमारी देश की जो सेना है, जब उसको हम कार्य पे उतारते हैं तो वो दूसरे देशों की सेना के साथ इंटर ऑपरेबल ऑपरेशंस कर पाती है। तो डिफेंस अटैचीज़ का रोल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शीत युद्ध खत्म होने के बाद काफ़ी बदलाव आया। बदलाव सबसे बड़ा यही था कि अब ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटर ऑपरेबिलिटी पे स्ट्रेस आने लगा। लेकिन पिछले लगभग 10-11 सालों से, जब से भारत ने मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने की एक कैपेबिलिटी दी है, जब से भारत ने पिछले 10-12 सालों में एक ये मुहिम के तहत कोशिश की है कि अब हम डिफेंस प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे, चाहे वो को प्रोडक्शन में फ्रांस या रशिया के साथ बनाएं, पर वो बनेगा हमारे यहाँ पर। हमने जब उसका एक्सपोर्ट करना चालू किया, उस एक्सपोर्ट से भारत का डिफेंस प्रोफाइल में एक बदलाव आया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, हमने जितने भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश की, हमने ज़्यादातर उन देशों को आइडेंटिफाई किया जो देश एक ऐसे देश के आसपास लिपटे हैं
जो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार की सरदर्द बना हुआ है। उदाहरण के तौर पे चीन के आसपास वियतनाम और फिलीपींस दो ऐसे देश हैं जहां पर भारत ने अपने डिफेंस अटैचीज़ के प्रोफाइल को बहुत अग्रेसिव तौर पे बदला है। डिफेंस अटैचीज़ आज की डेट में जो वियतनाम फिलीपींस में पोस्टेड हैं, टर्की के बाजू में आर्मीनिया में पोस्टेड हैं, या फिर फॉर दैट मैटर यूनाइटेड किंगडम के बगल में जो पोलैंड में पोस्टेड हैं, ये सारे डिफेंस अटैचीज़ आज की डेट में एक नए प्रोफाइल पे हैं। और ये प्रोफाइल ऐसा है कि ये डिफेंस अटैचीज़ इन सारे देशों से आज की डेट में रक्षा मंत्रालय को डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करते, ये रिपोर्ट करते हैं अपनी ही उस स्पेसिफिक सर्विस के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को। और उस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट से जितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है जो डिफेंस अटैचीज़ भेजते हैं, वो जाती है डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के पास। और डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन इन देशों में पोस्टेड डिफेंस अटैचीज़ जो सर्विस इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट्स को देते हैं, वहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड में, जिसको नेट ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। और नेट ग्रिड से आज की डेट में इन डिफेंस अटैचीज़ की दी गई इस इंफॉर्मेशन को जो डायरेक्टर जनरल DIA के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसको भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए भी प्रयोग करती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बदलाव तीसरे फेज़ में देखा गया है, पहला फेज़ कि जब भारत आज़ाद हुआ हमें केवल उस समय सिर्फ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, शीत युद्ध खत्म होने के बाद ट्रेनिंग, इंटरऑपरेबिलिटी, आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट। और अब उन देशों के ऊपर नज़र रखना जो हमारे लिए एक सिरदर्द है, वहाँ पर जिस प्रकार के डिफेंस अटैचीज़ को भेजा जा रहा है और उन डिफेंस अटैचीज़ के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, उसका एनालिसिस सर्विस इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट, डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये संस्थाएं मिल बांट कर रही हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आज की डेट में डिफेंस अटैचीज़ के द्वारा दी गई इस महत्वपूर्ण जानकारियों को माइक्रो लेवल पर प्रयोग करके अपने डेस्क एनालिस्ट्स जो उसने बिठा रखे हैं, उन डेस्क एनालिस्ट्स के थ्रू डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस एस्टीमेट्स जनरेट करती है। और इसके थ्रू समझ आता है कि किस तरीके से दूसरे देश के अंदर एक माइक्रो लेवल पर इंटेलिजेंस एक्टिविटी की गैदरिंग हमारे यहाँ पर हमारे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के अंदर फीड हो रही है। लेकिन कई ऐसे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जिनका मानना ये है कि आने वाले समय में भारत को एक इजराइल टाइप मॉडल अपनाने की आवश्यकता है। इजराइल के जो डिफेंस अटैचीज़ होते हैं वो बड़े ही असर्टिव होते हैं, कोअर्सिव डिप्लोमेसी करते हैं। यानी कि भारत को आने वाले समय में कुछ देशों में ऐसी हरकत करनी होगी कि जहां उनके डिफेंस अटैचीज़ एक अग्रेसिव रोल प्ले कर पाएँ। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ कोऑर्डिनेट करके उन देशों में किसी प्रकार के कोई माइक्रो लेवल कोवर्ट ऑपरेशंस यदि करने हों, तो जिस तरीके से इजराइल अपने डिफेंस अटैचीज़ का प्रयोग करती है, भारत आने वाले समय में भी इस चीज़ को वहाँ से सीख सकता है। तो आई होप इस वीडियो के बाद डिफेंस अटैचीज़ की क्या पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अब आप बेहतर समझ पाए होंगे। धन्यवाद।